नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश पुनिया आज आपको ले चलता हूं अपनी रीट एग्ज़ाम 2012 में ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों की व्याख्या पर। तो आपने इससे पहले वीडियो के अंदर 2011 में जो आरटीई की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर चर्चा की थी। आज अपने 2012 की जो रीट एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल ही सरफेस से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। यह मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी अवस्थिति फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में अपने प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो देखो, चार ऑप्शन दिए हुए, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के पास में स्थित ये मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है, अर्थात लगभग 11 किलोमीटर गहरा गर्त है समुद्री क्षेत्र में। अपने इस गर्त का नाम क्या है? मेरियाना गर्त। यहीं पर ही विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है टोंगा गर्त, जिसकी गहराई 10,882 मीटर है। ये विश्व का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। कौन सा? टोंगा गर्त। तो ध्यान में रखना, यहां पर अपने इन तीनों महासागरों में, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, चाहे वो अंटार्कटिक महासागर हो और चाहे हिंद महासागर हो, इन तीनों महासागरों में सबसे गहरे गर्त कौन से हैं? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह पोर्टो रिको। कौन सा? पोर्टो रिको, कैरिबियन द्वीप समूह के पास में आता है। ये अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। जबकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त अपने सुमात्रा और जावा द्वीपों के पास में आता है, जिसको अपन कहते हैं सुंडा या जावा गर्त। सुंडा या जावा गर्त, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पोर्टो रिको। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन अपने आरटीई 2011 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ना। तो बिल्कुल सरफेस क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया। तो यहां पर पूछा गया आपसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा 3 नंबर, एशिया व ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया था, अगर अपन क्षेत्रफल के क्रम में बात करें तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका। नंबर 3 पर अपन बात करें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पर अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पर अपन बात करें अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। नंबर 6 पर अपन बात करें यूरोप। और नंबर 7 पर अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही क्रम है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार यदि अगर आप जनसंख्या के आधार पर बात करें, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन पूछे हुए, जनसंख्या के आधार पर भी पूछा जा सकता है।
तो यदि आपसे जनसंख्या के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा, सबसे पहला कौन सा, एशिया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। नंबर 2 पर आपका है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। नंबर 3 पर यहां पर आपको याद रखना है कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। नंबर 4 पर उत्तरी अमेरिका। कौन सा, उत्तरी अमेरिका। नंबर 5 पर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पर कौन सा होगा, अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा यहां पर कौन सा होगा, अंटार्कटिका, जो कि जनशून्य महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये जनसंख्या के आधार पर इनका क्या है, सही क्रम है। तो आपको यहां पर दोनों याद रखने हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडलीय नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडलीय नहीं है। जब अपन पृथ्वी के परिमंडलों की बात करें तो पृथ्वी के परिमंडल कितने हैं, 4 हैं। ये 4 परिमंडल कौन कौन से हैं, एक तो अपना स्थल मंडल। कौन सा, स्थल मंडल। दूसरा परिमंडल है जलमंडल। कौन सा, जलमंडल। तीसरा परिमंडल है वायुमंडल और चौथा इन तीनों को मिलाकर बनता है जीवमंडल। कौन सा, जीवमंडल, यानी जिनमें जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो पृथ्वी के परिमंडलों में ये 4 मंडल है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो यहां पर आप ऑप्शन में देख सकते हो, वायुमंडल भी परिमंडल है, अपने ओजोन मंडल ये परिमंडल नहीं है, ये तो वायुमंडल की एक परत है। जीवमंडल भी है और स्थल मंडल भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ओजोन मंडल होगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि संगमरमर एक उदाहरण है। यह क्वेश्चन अपना चट्टानों से क्वेश्चन पूछा गया है और जो चट्टाने हैं इनमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन अपने नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो चट्टानों की सामान्य विशेषता पूछ ली जाती है कि अपने आग्नेय चट्टान किस टाइप की है, औषधि चट्टान किस टाइप की है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो या तो इनकी विशेषताओं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं आग्नेय, यह एक मौलिक चट्टान है, कठोर चट्टान है जिसमें छिद्र नहीं होते, रंध्र नहीं होते, इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, है ना। औषधि चट्टान मुलायम होती है, औषधि चट्टान को अपन आसानी से खुरच सकते हैं, हटा सकते हैं। औषधि चट्टानों में वलन पड़ते हैं, औषधि चट्टानों में ही अपने जो खनिज तेल है इनके भंडार पाए जाते हैं। और कायांतरित जो चट्टान है इसका निर्माण अत्यधिक ताप व दाब के कारण होता है। तो या तो इनके सामान्य जो विशेषताएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर अपने आग्नेय, औषधि व जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। बस अगर इनके एग्जाम्पल्स को और इनके सामान्य विशेषताओं को आप शॉर्ट रूप में 1-1.5 पेज में उतार लें तो आपका क्वेश्चन नीट के एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो यहां पर देखो अपनी रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल पूछा गया है। ये जो संगमरमर है अर्थात मार्बल है, एक रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टान है। और इस कायांतरित चट्टान का जो निर्माण है वो किससे होता है। ये जो संगमरमर है इसका निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। और चूना पत्थर एक कैसी चट्टान है, औषधि चट्टान है। कैसी चट्टान है, औषधि। तो इस औषधि चट्टान अर्थात चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है, मार्बल है, संगमरमर है। तो कायांतरित रूप है।
तो चूने पत्थर पर जब अत्यधिक ताप और दाब लगता है तो ये चूना पत्थर किस में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में। तो इस प्रकार मार्बल एक किस प्रकार की चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। ना ही यहां पर अवसादी चट्टान है, ना आग्नेय चट्टान है, ना ही प्लूटोनिक चट्टान है। अवसादी चट्टान है अपनी कौन सी, चूना पत्थर है। आग्नेय चट्टान है उसके अपने अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गिब्रो है। ये जो चट्टानें हैं ये किस में आती हैं, आग्नेय चट्टानों में आती है। अपने जो ग्रेनाइट है ये काफी अत्यधिक गहराई के ऊपर मिलता है अपन को, तो ये आगे अपने ग्रेनाइट प्लूटोनिक चट्टान का भी एग्जाम्पल है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अपक्ष एवं अपर्दन क्या कह रहा है। देखो यहां पर अपने पृथ्वी के धरातल में या पृथ्वी की धरातलीय सतह पर जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों के लिए दो प्रकार के बल उत्तरदायी होते हैं। एक तो ऐसे बल जो पृथ्वी की धरातलीय सतह के नीचे से कार्य करते हैं अर्थात भूगर्भ से कार्य करते हैं, और एक ऐसे बल जो पृथ्वी के धरातलीय सतह के बाह्य भाग के ऊपर अपना कार्य करते हैं। तो पृथ्वी की इस धरातलीय सतह में परिवर्तन यदि भूगर्भ के बलों के द्वारा हो रहा है तो ऐसे बलों को अपन कहते हैं आंतरिक बल। क्या कहते हैं, आंतरिक बल। और यदि धरातलीय सतह पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बाह्य शक्तियों के द्वारा हो रहा है तो उनको अपन कहते हैं बहिर्जात बल। अब ये जो बहिर्जात बल होते हैं, इन बहिर्जात बलों का जो कार्य होता है वो कार्य होता है अपने यहां पर अनाच्छादन का। कौन सा कार्य होता है, अनाच्छादन का। अर्थात ये जो बाह्य बल हैं ये धरातलीय सतह पर काट छांट की क्रिया लगातार करते रहते हैं ताकि अपने धरातलीय सतह पर अंतर्जात बलों के द्वारा जो विषमताएं स्थापित की गई हैं उन विषमताओं को दूर किया जा सके। तो आंतरिक बलों के द्वारा स्थापित विषमताओं को दूर करने का काम बहिर्जात बल करते हैं, और बहिर्जात बल ये अपना कार्य कौन सी क्रिया से करते हैं, अनाच्छादन क्रिया से करते हैं। अर्थात ये बल लगातार काट छांट की क्रिया करते हैं। अब इस अनाच्छादन की बात करें तो अनाच्छादन की जो क्रिया है वो दो रूपों में होती है। एक तो अनाच्छादन की क्रिया होती है अपक्ष के रूप में। किसके रूप में, अपक्ष के रूप में। और एक होती है किसके रूप में, अपर्दन के रूप में। अपक्ष और अपर्दन इन दो रूपों में अनाच्छादन की क्रिया संपन्न होती है। अपक्ष का मतलब क्या होता है कि कोई भी चट्टान जहां पर है उसी स्थान के ऊपर, या अपन ये कहें कि कोई भी चट्टान अपने मौलिक स्थान पर टूटकर बिखर जाती है, उसके विखंडित चूर्ण उसी स्थान पर रहते हैं। विखंडित चूर्णों का किसी प्रकार से अपने कोई गति या स्थानांतरण नहीं होता। वो क्रिया किसमें कहलाती है, अपक्ष में कहलाती है। जबकि अपर्दन में क्या होता है कि चट्टान अपने स्थान से टूटकर जो विखंडित चूर्ण है वो दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो यह एक डायनामिक प्रोसेस है और यह एक स्टैटिक प्रोसेस है। अपक्ष में कोई भी चट्टान टूटकर अपने स्थान पर स्थिर रहती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको अपन कोई चट्टान मान लेते हैं। अब ये चट्टान मेरे हाथ पर यहीं पर है, ये इसका मूल स्थान है। अब अगर इस मार्कर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये टूटे हुए टुकड़े अपने इसी हथेली के ऊपर स्थिर है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी अपक्ष। लेकिन यदि ये टूटे हुए टुकड़े यहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, अपर्दन कहलाएगी। तो ये गतिशील प्रक्रिया है, यह एक स्थायी प्रक्रिया है। तो धरातलीय सतह के ऊपर ये जो संतुलन का कार्य होता है, समतलीकरण का कार्य होता है, वो अपक्ष और अपर्दन इन दोनों क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। और इन दोनों क्रियाओं के संयुक्त रूप को अपन क्या कहते हैं, अनाच्छादन, जो कि बहिर्जात बलों में गिना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपक्ष एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। क्लियर बात है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। जो अपन को ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में 3 खनिज ऐसे हैं जो कि धात्विक हैं, लेकिन उनमें एक खनिज ऐसा है जो धात्विक खनिज ही नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो बॉक्साइट,
एक धात्विक खनिज है, तांबा धात्विक खनिज है, क्रोमाइट ये भी धात्विक खनिज है, लेकिन अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज। तो अपने रेट के सिलेबस में अपने खनिजों का टॉपिक है और उस खनिजों के टॉपिक से यहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि कौन सा धात्विक है और कौन सा अधात्विक, ये कॉमन विशेषताएं हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बॉक्साइट है, तांबा है, क्रोमाइट है, सीसा जस्ता है, चांदी है ना, ये तमाम अपनी लोहा है, ये तमाम जो खनिज तत्व है ये अपने किस में आते हैं? धात्विक खनिजों के अंदर है। जबकि अभ्रक है, एस्बेस्टोस है, जिप्सम है, चूना पत्थर है ना, अपने पन्ना है, ये जो खनिज हैं ये सारे के सारे खनिज किस में आते हैं? अधात्विक खनिजों में आते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें एक तरफ दिए गए हैं संसाधनों के प्रकार, यानी कि कौन से संसाधन हैं, और दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें संसाधनों में, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधनों को अपन कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो भागों में। एक तो होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको अपन एक बार काम में लेने के बाद उनका निर्माण अपन पुनः कर सकते हैं, वो संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन होते हैं। एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के बाद उनका पुनः निर्माण नहीं होता या उनको पुनः बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिन संसाधनों को अपन रिसाइकल भी कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपन को आसानी से मिल जाते हैं, वो संसाधन कौन से हैं? नवीकरणीय है। लेकिन जिन संसाधनों को एक बार काम में लेने के बाद वो संसाधन वापस नहीं बन पाते या उनको वापस बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, तो उन संसाधनों को अपन क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहां से हमेशा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि मानव प्रजाति कैसा संसाधन है। अब आप कहोगे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो दोबारा थोड़ी आता है, अगर दोबारा नहीं आएगा तो वो कैसा होगा? अनवीकरणीय होगा? नहीं, मानव प्रजाति नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? अरे आप ही तो मरे हो, बाकी पूरी दुनिया तो जीवित ही है। अगर आप मर गए तो क्या है, लोग दिन रात लगे हुए प्रोसेस के अंदर और संसाधन जनरेट हो जाएंगे। तो यहां पर देखो अनवीकरणीय के अंदर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस को क्या अपन एक बार काम में लेने के बाद बहुत जल्दी ही वापस काम में ले सकते हैं क्या? क्या वापस जल्दी ही जनरेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इस कारण अपने प्राकृतिक गैस कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर बात है? फिर है जल, ये कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक कृत्रिम संसाधन होता है। जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है वो कैसा है? प्राकृतिक। तो जल प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है, तो ये बात भी सही है कि जल एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। फिर है जैव संसाधन, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, तो चाहे वो वन हो, चाहे पशु हो, चाहे अपने मानव हो, ये सारे के सारे संसाधन कौन से हैं? जैव संसाधन है। तांबा, यहां पर देखो क्या है? सर्वव्यापक संसाधन। अपने उपलब्धता के आधार पर या सर्वसुलभता के आधार पर संसाधनों को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वे संसाधन जो प्रत्येक स्थान पर आसानी से मिल जाते हैं, सभी स्थानों पर मिल जाते हैं, वो संसाधन क्या कहलाते हैं? सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी आप कहीं पर भी चले जाओ आपको, हाँ मिट्टी के रूप अलग हो सकते हैं, अलग टाइप की मिट्टी हो सकती है, लेकिन मिट्टी आपको सभी स्थानों पर देखने को मिलेगी। तो मिट्टी एक ऐसा संसाधन है, सर्वसुलभ संसाधन है। ठीक है। एक होते हैं दुर्लभ संसाधन, ऐसे संसाधन जो सभी स्थानों पर नहीं मिलते, कुछ ही क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहां पर देखो तांबा है, क्या तांबा सभी स्थानों पर मिलता है क्या? नहीं मिलता। इस कारण तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा?
सर्वव्यापक संसाधन तांबा, क्योंकि तांबा सर्वव्यापक संसाधन नहीं है, ये सभी स्थानों पर इसकी उपलब्धता नहीं है। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास। देखो यहां पर यह शब्द क्या दिया गया है, यह संसाधनों का जो संरक्षण, अपने एक यूनिट है रेट के अंदर संसाधनों का संरक्षण, वहां से यह क्वेश्चन अपना उठाया गया है कि सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है। सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि सतत यानी लगातार पोषण करते रहो, लगातार पोषण करो, ऐसे विकास की अवधारणा होनी चाहिए। यानी कि आप संसाधनों का कितना दोहन कर रहे हो, वो इस बात पर डिपेंड रहना चाहिए कि जितने संसाधन आपने काम में लिए हैं, क्या उतने संसाधन वापस जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर अपन कोई ऐसा संसाधन काम में ले रहे हैं जिनकी मात्रा क्या है, कम है, तो अपन को उस संसाधन को सीमित मात्रा में काम में लेना चाहिए। अपन को उस संसाधन को दोबारा काम में लेने से पहले उनको पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वह संसाधन वापस जनरेट हो सके। ऐसी अवधारणा को अपन क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कहते हैं। तो यह सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संसाधनों के संरक्षण पर बल देती है, संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से विदोहन पर बल नहीं देती। यह अवधारणा यह कहती है कि मानव प्रजाति को अपने संसाधनों का उपयोग इस रूप में करना चाहिए कि संसाधन वापस जनरेट हो सके। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी ने तो संसाधनों का विदोहन कर लिया और आगामी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संकट पैदा हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। यह संसाधनों के संरक्षण पर बल देती है। अधिकतम उपयोग, अगर आप अधिकतम उपयोग करोगे तो फिर इसका पोषणीय विकास कैसे होगा, संसाधन बचेंगे कैसे, फिर संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, अपने संसाधनों के, अपने ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध किससे होगा, संसाधनों के संरक्षण से होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। तो देखो यहां पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर, भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी होती है, एक तो गहन और दूसरी होती है विस्तृत कृषि। आपके पास जमीन कितनी है और उसके ऊपर अपने मानवीय संसाधन का या जनसंख्या का दबाव कितना है, उस आधार पर अपन कृषि को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में, एक तो गहन और दूसरी विस्तृत कृषि। अब बात यह है कि गहन कृषि कौन सी होती है। अपने जिन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता कम हो, यानी जमीन तो हो कम, और वहां पर जनसंख्या का दबाव क्या हो, ज्यादा हो। जहां पर जनसंख्या के अनुपात की तुलना में भूमि कम उपलब्ध होती है, वहां पर जो कृषि की जाती है वो कृषि कौन सी होती है, गहन कृषि होती है। जबकि जहां पर भूमि तो हो अधिक और यहां पर जनसंख्या का दबाव क्या हो, कम हो, यानी पॉपुलेशन कम हो और जमीन की उपलब्धता क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पर की जाने वाली कृषि कौन सी होती है, विस्तृत कृषि होती है। जैसे कि रूस का एरिया आप देख सकते हो, रूस में बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं जिनको अपन काल खोज, सो खोज कहते हैं। तो रूस में आबादी कम है लेकिन रूस के पास जमीन की उपलब्धता क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर की जाने वाली जो कृषि होगी वो कौन सी होगी, विस्तृत कृषि होगी। अब देखो जो गहन कृषि होती है, इस गहन कृषि में भूमि कम होती है, जनसंख्या का दबाव क्या होता है, ज्यादा होता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास 5 बीघा जमीन है और आपके परिवार के अंदर 40 मेंबर हैं, मेंबर कितने हैं, 40, जमीन आपके पास कितनी है, 5 बीघा। तो आप बताओ मुझे, क्या उस 5 बीघा जमीन में आप बड़ी बड़ी मशीनें लाकर छोड़ोगे क्या,
क्या मशीनों से वहां पर खेती करोगे क्या? क्योंकि ग्राम देहात भरी पड़ी है आपने। तो ये जो आबादी है, जो अपने घर के अंदर मेंबर हैं, वो आसानी से मानवीय श्रम से खेती कर लेंगे। तो जहां पर गहन कृषि होती है वहां पर मानवीय श्रम का योगदान बढ़ जाता है। दूसरी विशेषता, अपनी इस भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। कीटनाशक, अपने जो हाइब्रिड बीज हैं या अन्य प्रकार के जो उर्वरक हैं वो इस जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में डाले जाते हैं और इनका उद्देश्य होता है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जाना, 2, 3, 4 रिले क्रॉपिंग, यानी कि साल में मैक्सिमम कृषि किया जाना, ये इस गहन कृषि की मुख्य विशेषता होती है। और विस्तृत कृषि के अंदर जमीन ज्यादा होती है और आबादी कम होती है, इस कारण यहां पर अपनी मशीनों से कृषि ज्यादा होती है। अपन इस कृषि को एक यांत्रिक कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने यंत्र या मशीनों का योगदान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो सीधी सी बात है, गहन निर्वाह कृषि उन क्षेत्रों में अधिक होगी जहां पर भूमि कम है और जनसंख्या का दबाव क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे क्षेत्र यहां पर आप देख सकते हो। एक अपना पहला बेल्ट कौन सा? शीतोष्ण प्रदेश। जो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं यहां पर वन भूमियां खूब होती है, यहां पर आबादी थोड़ी क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात, भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश है, इसके अधिकांश भागों के ऊपर जल विद्यमान है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहां पर बारिश अधिक होती है, इस कारण यहां पर कृषि न होकर इस बेल्ट के अंदर अपने वन भूमि है या प्राकृतिक वन संसाधन है वो अपन को ज्यादा देखने को मिलता है। फिर है मानसूनी प्रदेश। बिल्कुल राइट बात, मानसूनी प्रदेश जिसमें एशिया का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आता है। अपने पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। नेपाल भूटान चलो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन बांग्लादेश है, अपने साइड में म्यांमार है, अपने थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है ना, इंडोनेशिया है। ये जो तमाम राष्ट्र है, इंडोनेशिया भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वो भी मानसूनी क्षेत्र में आता है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है और इस मानसूनी जलवायु के अंदर अपनी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है और यहां पर भूमि की उपलब्धता क्या है? कम है। तो इस कारण इस मानसूनी प्रदेश में अपनी कौन सी कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि की जाती है। चौथा ऑप्शन आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये डेजर्ट क्षेत्र में होता है, यहां पर वर्षा की कमी होती है और वर्षा की कमी होने के कारण इस क्षेत्र में ये अपनी गहन कृषि यानी साल में ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? मानसूनी प्रदेश होगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भू आकार स्थलमंडल से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अपने स्थलमंडल के अंदर आपसे सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की जाती है, जैसे कि पर्वत है, पठार है, नदी है, कोई झील है ना, इनके सामान्य जो विशेषताएं हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कहां पर है, उसकी क्या विशेषता है। तो देखो, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। किसको कहते हैं? पामीर के पठार को, जिसकी अवस्थिति कहां पर है? तजाकिस्तान में है। तो यहां पर देखो, इसका सही आंसर कौन सा होगा? पामीर का पठार। ये कहां पर है? तजाकिस्तान में। महाहिमालय, यह हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। तिब्बत का पठार यह अपने चाइना के अंदर है, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और दक्षिण का पठार ये अपने भारत के अंदर है। क्लियर बात है? तो विश्व की छत कौन से पठार को कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु। अब देखो, विश्व के जिन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु का प्रभाव पाया जाता है, अर्थात मानसूनी जलवायु का जो मुख्य क्षेत्र है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो इस दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वहां पर एक वर्ष में अपन को 4 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं देखने को मिलती हैं? 4। वो 4 ऋतुएं देखो कौन कौन सी होती हैं। एक आपकी शीत ऋतु, दूसरी आपकी होती है ग्रीष्म ऋतु,
तीसरी होती है आपकी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, और चौथी आपकी होती है शरद ऋतु। तो विश्व के जिन क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु का प्रभाव रहता है वहां पर एक वर्ष में आपको कितने प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं? चार ऋतु कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु के अंदर कोई माउंट से नॉर्मल वर्षा अपने भारतीय क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो जाती है। अपने ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसून पूर्व की वर्षा होती है। मानसून की जो अवस्थिति है वो अपने कौन से समय में होती है? वर्षा ऋतु में होती है। और शरद ऋतु के अंदर मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है। इस कारण शरद ऋतु को अपने प्रत्यावर्तन मानसून की ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि वापस जब मानसून लौटता है तो वो कौन से समय में लौटता है? शरद ऋतु में लौटता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में भारत के किस राज्य में, भारत में मानसूनी जलवायु है तो भारत में अपन को ये चारों प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। तो भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात इस ऋतु की चर्चा की गई है ग्रीष्म ऋतु की। और मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में केवल मानसून पूर्व की वर्षा होती है, क्योंकि मानसून जो है ना वो तो कौन सी ऋतु में आता है? वर्षा ऋतु में आता है। तो मानसून आने से पहले की वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा, वो अपनी कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, क्योंकि मानसून का आगमन तो कौन सी ऋतु में है? वर्षा ऋतु में है। तो मानसून पूर्व की वर्षा, जिसको काल बैसाखी कहा जाता है, ये काल बैसाखी हवाएं या वर्षा अपने भारत के किस राज्य में होती है? तो सीधी सी बात है, यहां पर देखो, अगर मानसून पूर्व की वर्षा की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये अपने रीट, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो मानसून पूर्व की वर्षा है, मानसून पूर्व की वर्षा या जो हवाएं हैं वो देखो कौन कौन सी हैं। इसमें एक तो आपको शब्द याद रखना है, यही आपका काल बैसाखी, काले बैसाखी। ठीक है, दूसरा जो शब्द आपको याद रखना है वो है बारदोली छीड़ा, बारदोली छीड़ा। तीसरा जो आपको वर्ड ध्यान में रखना है वो है आमर बौछार, आमरे बौछार। और चौथा जो आपको शब्द ध्यान में रखना है वो है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार। ठीक है, ये चार नाम आपको याद रखने हैं। जब काल बैसाखी और बारदोली छेड़ा की अपन बात करें तो अपने यहां पर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से उत्तर में झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से नॉर्वेस्ट गर्म हवाओं की उत्पत्ति होती है और इधर बंगाल की खाड़ी की ओर से आर्द्र हवाएं आती हैं। तो इन आर्द्र और गर्म हवाओं के आपस में मिलने से पश्चिम बंगाल, आसाम के क्षेत्रों में मानसून से पहले ही अपनी वर्षा स्टार्ट हो जाती है, जिसे अपन मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। इस मानसून पूर्व की वर्षा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? काले बैसाखी। आसाम के क्षेत्र में इस वर्षा को अपन कहते हैं बारदोली छीड़ा। आमर बौछार अपने तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र में मानसून पूर्व की वर्षा को अपन क्या कहते हैं? आमर बौछार, क्योंकि यह आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। और अपने कर्नाटक के क्षेत्र में अपन मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम क्यों कहते हैं? क्योंकि मानसून पूर्व की इस वर्षा के कारण कर्नाटक, केरल के क्षेत्र में जहां पर कौवा की खेती की जाती है वहां पर कौवा के फूल खिलाते हैं, इस कारण इसको फूलों वाली बौछार यानी कि चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, मानसून पूर्व की इस वर्षा को काल बैसाखी नाम कहां पर कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में। बारदोली छेड़ा कहां पर कहते हैं? आसाम में। यहां पर यह काल बैसाखी और बारदोली छेड़ा जो कि पश्चिम बंगाल, आसाम में है, ये चाय और जूट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
आमर बोछार कहां पर? तमिलनाडु में, क्योंकि आम की फसल के लिए फायदेमंद है। और कवा के लिए फायदेमंद है कौन सी? चेरी ब्लॉसम यानी कि फूलों वाली बोछार। ये कहां पर होती है? कर्नाटक में होती है। तो यहां पर अपन को क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में? काल बैसाखी के बारे में। तो काल बैसाखी का सही आंसर आपका क्या होगा? पश्चिमी बंगाल। जबकि असम के क्षेत्र में इसका नाम क्या होता है? बारदोली छीड़ा होता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में याक, कौन सा जीव पूछा गया है? याक। याक हमेशा पहाड़ी क्षेत्र जहां पर बर्फीला इलाका होता है उन क्षेत्रों में आपको कौन सा जीव देखने को मिलता है? याक। तो इन क्षेत्रों में देखो पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन। ये पूर्णतः अपने डेल्टा का क्षेत्र है जहां पर नम भूमि पाई जाती है। यहां पर याक नहीं मिलता। अरुणाचल प्रदेश पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत कम संख्या में है। दार्जिलिंग ये पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण के अंदर पश्चिम बंगाल में है। अपने लद्दाख यहां पर ये पहाड़ी बेल्ट भी है और बर्फीला क्षेत्र भी है। इस कारण यहां पर आपको कौन सा जीव देखने को मिलता है? याक। फिर अपना यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं के कारखाने हैं या एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन की इकाई है? तो देखो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं ऋषिकेश, देहरादून, शिमला, चंडीगढ़। तो एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं इनके बनाने के कारखाने महाराष्ट्र के अंदर पुणे में है और उत्तराखंड के अंदर कहां पर है? ऋषिकेश के अंदर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऋषिकेश, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो यहां पर यह बात देखो, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1982, 86, 88 और 1991। क्वेश्चन पूछा गया है किसके बारे में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अपने रेट के एग्जाम के अंदर ये अलग से अपना पूरा का पूरा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, है ना। तो सबसे पहली बात यहां पर देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व में सबसे पहले जो प्रयास हुए थे वो यूएसए के अंदर हुए थे, जॉर्ज केनेडी के समय। तो यूएसए में अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले यूएसए में अपने वहां के संसद ने 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो विश्व में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 को कहां पर पारित हुआ था? यूएसए में। इसी कारण विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। अब बात की जाए किसकी? भारत की। तो भारत में यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राजीव गांधी सरकार के समय अपने संसद में 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में पारित किया गया था। इस कारण अपने भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अलग अलग बातें हैं दोनों। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसको 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में पारित किया गया था, इसको 15 अप्रैल 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो अपने भारत के अंदर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कौन सा है? 1986 का है। इस 1986 के अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था 1993 में और उसके बाद इसमें संशोधन किया गया था 2002 में। तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 2 बार संशोधित किया गया था। पहली बार कब? 1993 में, और दूसरी बार इसका संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। लेकिन अपने मोदी सरकार ने अपने इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 के अंदर पारित किया गया था, अपने इस अधिनियम को बदलते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया है। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अपने 9 अगस्त 2019 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यह बात ध्यान में रखनी है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, उसका स्थान नए अधिनियम ने ले लिया है
जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये 9 अगस्त 2019 को अपने लागू किया गया है। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहले अपने कब बना था, ये 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने इसको क्या किया था, पारित किया था। अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में सही नहीं है। अरावली के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखो यहां पर यह अरावली पर्वत श्रेणी वर्षा में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, क्योंकि अपने राजस्थान में जो अरब सागरीय मानसून आता है, इस अरब सागरीय मानसून के तो अरावली पर्वतमाला बिल्कुल क्या है, समानांतर है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की ओर से जो मानसून आता है उसके विपरीत दिशा में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति है, जिसके कारण अपने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी हिस्सों में जो अच्छी वर्षा प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है, अरावली के कारण। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर देखो, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जल विभाजक का कार्य करती है, परिवहन के लिए अवरोधक है। तो अब देखो यहां पर जब इसमें इन ऑप्शन के आधार पर अगर बात की जाए कि क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली के लिए सही है, अगर इन चारों के बारे में बात की जाए तो वर्षा में भी सहायक है, अरावली से जो नदियां निकलती हैं उनसे जल विद्युत का भी उत्पादन होता है, ये परिवहन के लिए अवरोधक यानी कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान उनके बीच में एक अवरोध का भी काम करती है। लेकिन इन सभी में सबसे सही सटीक जो आंसर होगा वो ये होगा कि यह जल विभाजक का क्या करती है, कार्य करती है। चाहे मानसून के संदर्भ में देखो और चाहे नदियों के संदर्भ में देखो, अपने भारत में सिंधु अपवा तंत्र तथा गंगा यमुना अपवा तंत्र को विभाजित करने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। तो इन चार ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर कौन सा होगा कि यह जल विभाजक का कार्य करती है। फिर देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की कौन सी विधि ट्रेडिशनल विधि, परंपरागत विधि है। तो ट्रेडिशनल विधियों के अंदर अपन इन चार ऑप्शन में देखें तो तालाब है, कुआं है, नदी है और टांका है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, टांका। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भी लोग अपने पेयजल के लिए अपने घरों के अंदर जहां पर अपने पेयजल की दुविधा है या अपन ये कहें जहां पर भूमिगत जल स्तर गहरा है या खारा पानी है, उन क्षेत्रों में चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों हो चाहे शहरी क्षेत्रों, वहां पर आज भी अपने टांके की सुविधा उपलब्ध है। ये टांके बनाने की जो प्रणाली है वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक लगातार क्या है, जारी है। तो वर्षा जल संग्रहण की अपने परंपरागत विधि यहां पर कौन सी है, टांका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र यानी कि छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र जो कि अपने बिटुमिन कोयले पर आधारित है, ये छबड़ा तापीय केंद्र अपने राजस्थान में कहां पर है, 12 जिले के अंदर है। अपने कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अपने झालावाड़ की बात करें तो यहां पर कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन है। सवाई माधोपुर के अंदर अपने कोई भी थर्मल स्टेशन नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ देखो यहां पर इंडस्ट्री दी हुई है और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पर है। तो देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, इसका कारखाना कहां पर है, अजमेर में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बॉल बियरिंग निर्माण का जो कारखाना है वो कारखाना कहां पर है, अलवर में नहीं है। नेशनल बियरिंग कंपनी NBC जो कंपनी है ना, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, वो अपने कहां पर है, जयपुर के अंदर है। तो इसका सही आंसर यानी कि सुमेलित नहीं है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो गया, बॉल बियरिंग हो गया। सीमेंट मोडक कहां पर है, कोटा के अंदर है। विद्युत मीटर बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, बॉल बियरिंग, जिसका कारखाना अलवर में नहीं है, कहां पर है, जयपुर में है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है और उसके बाद कहां पर होता है, उदयपुर में होता है। तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा और उदयपुर। तो इस प्रकार
आज की वीडियो में आपने चर्चा की कि अपने 2012 की अपने रीट के एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि रीट की अन्य जो भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में ज्योग्राफी के और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार।